तो ब्रेकिंग एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। जोरहाट से गौरव गोगोई चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुवाहाटी से मीरा गोस्वामी कांग्रेस की उम्मीदवार बनाई गई हैं। दूसरी लिस्ट में 43 लोगों के नाम हैं। आप देख सकते हैं 43 लोगों को यहाँ पर खड़ा किया, उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। 43 लोकसभा सीटों पर पहली अगर जो बात करें पहली लिस्ट की कांग्रेस की, तो उसमें 39 उम्मीदवारों के नाम थे। ये दूसरी लिस्ट है जिसमें 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। अगर बात करें पहली लिस्ट की तो छत्तीसगढ़ के 6 लोकसभा सीटों की घोषणा उसमें की गई थी। और यहाँ पर अगर जो बात करें तो करीब करीब 10 लोकसभा सीटों, मध्य प्रदेश के 10 लोकसभा सीटों का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। अगर बात करें छिंदवाड़ा से तो नकुलनाथ कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। भिंड, अगर जो भिंड की बात करें, भिंड लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया गया है। टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, सीधी से कमलेश्वर पटेल, मंडला से ओमकार सिंह मरकाम, छिंदवाड़ा से जैसा कि मैंने बताया है कि नकुलनाथ, खरगोन से पोर लाल, खरस्ते बैतूल से रामू टेकाम। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। जोरहाट से गौरव गोगोई चुनाव लड़ेंगे। गुवाहाटी से मीरा गोस्वामी कांग्रेस उम्मीदवार, चूरू से राहुल कांसुआ को टिकट दिया गया है। जालौर से वैभव गहलोत कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि भिंड से फूल सिंह बरैया चुनाव लड़ेंगे। टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीधी से कमलेश्वर पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। मंडला से ओमकार सिंह मरकाम चुनाव लड़ेंगे। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, देवास से राजेंद्र मालवीय चुनाव लड़ेंगे। धार से राधेश्याम मुवेल कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता, भोपाल संवाददाता कृष्णा शर्मा और सत्यम शर्मा दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम कृष्णा जी के पास जाना चाहेंगे। कृष्णा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो कांग्रेस की जो दूसरी लिस्ट आई है, दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश के करीब करीब 10 अगर जो कहा जाए लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। ये जो 10 सीटें हैं, जो 10 सीटें यहाँ पर घोषित की गई हैं मध्य प्रदेश लोकसभा सीट से जो उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, कितना सार्थक लगता है? क्या यहाँ पर कुछ विवाद थे या फिर यहाँ पर पहले से नाम जो है, इन नामों पर कोई मतभेद नहीं था, इसलिए 10 सीटें जारी की गई हैं? जी कृष्णा जी। कृष्णा, चलिए, कृष्णा शर्मा की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मध्य प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के नाम आज घोषित हो गए हैं। और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे और सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा और कई बड़े नाम थे, लेकिन उसको दरकिनार करके और इन 10 नामों की घोषणा मध्य प्रदेश के 10 सीटों पर कर दी गई है। 29 में से 10 सीटों के नाम घोषित किए गए हैं और जिनमें से सतना और छिंदवाड़ा सहित भिंड से नाम घोषित है। फूल सिंह बरैया जो विधायक है, सतना से विधायक है सिद्धार्थ कुशवाहा, इस घोषणा है। आदिवासी क्षेत्रों में तो ओमकार सिंह मरकाम मौका दिया गया है जो विधायक है। वहीं पूर्व आदिवासी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस के रामू टेकाम को भी मिली है। तो कहीं ना कहीं अब इसमें से सिर्फ 10 सीटों के नाम है। लगातार जिस तरह से सीसी की बैठक चली है और सीसी की बैठक में
ये नाम निकल के सामने आए हैं। जो CWC के मेंबर हैं कमलेश्वर पटेल, वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, अब लोकसभा चुनाव के लिए फिर से उन्हें सीधी से मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक संतुलित जो टीम है, जो प्रत्याशियों का चयन है, वो कहा जा सकता है। देखना होगा कि अगली लिस्ट में क्या कोई बड़े नाम है, क्योंकि इस लिस्ट में जो पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे और नकुल नाथ का नाम आया है, वहीं ये कहे जा रहे थे कि कई विधायकों को चुनाव लड़ाया जा सकता है, और वो इस लिस्ट में देखने को मिला है। जिस तरह से बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना किया, और उसका इस लिस्ट में देखा जा सकता है कि बड़े चेहरे जो दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, अरुण यादव हो, वो नाम इस लिस्ट में जारी नहीं किए गए हैं। जी सत्यम शर्मा, हम आपके पास आना चाहेंगे। सत्यम शर्मा, इस लिस्ट को देखते हुए आखिर आपको क्या लगता है, क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं कि कितनी टक्कर हो पाएगी इनकी? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर जो टिकट जारी किए गए हैं वो कहीं न कहीं बेहतर उम्मीदवार घोषित किए गए। तो सतना में गणेश सिंह सांसद हैं, जो सिद्धार्थ कुशवाहा से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, और एक बार फिर लोकसभा के लिए इनकी टक्कर होगी। हालांकि ये माना ये जा रहा है कि सिद्धार्थ कुशवाहा को जो है कि अपर कास्ट और जो SC/ST वोटर, आदिवासी वोटर्स हैं, उनके वोट मिल जाते हैं, और जो गणेश सिंह की इस समय जो छवि बनी हुई सतना में वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो माना ये जा रहा था कि सिद्धार्थ कुशवाहा को, हमने सुबह भी बताया था, ब्रेकिंग में बताया था कि आज सिद्धार्थ कुशवाहा का नाम सतना से आ सकता है, और जो लिस्ट हमने घोषित की थी, जिन लिस्टों पर हमने संभावनाएं जताई थी, उन्हीं नामों पर आज मुहर भी लगी है। शाम तक आते आते उन नामों पर मुहर लग गई। सबसे बड़ी बात यह है कि छिंदवाड़ा से जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नकुल नाथ और जो कमलनाथ है वो कभी भी कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर साफ तौर पर अब विराम लग गया है। नकुल नाथ जो है छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। ओमकार सिंह मरकाम की बात करें तो मंडला से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में कांग्रेस के समय में मंत्री भी रहे हैं 2018 में, तो ओमकार मरकाम की भी अच्छी छवि है। तो कुल मिलाकर जो ये वोटर्स चुने गए हैं, जो ये प्रत्याशी चुने गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेहतर प्रत्याशी है कांग्रेस की दृष्टि से भी देखा जाए तो। वैसे भी फग्गन सिंह कुलस्ते जो मंडला से चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव हार चुके हैं, और उनकी अब ओमकार सिंह मरकाम से उनकी टक्कर होगी। तो इधर गणेश सिंह भी चुनाव सतना से हार चुके हैं, और सिद्धार्थ कुशवाहा विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे कई विधानसभा है जहां पर जो हारी हुई सीटें हैं कांग्रेस ने, जैसे सीधी की बात करें, सीधी तो कमलेश्वर पटेल जो हैं वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, उनको एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए मौका दिया गया है। कमलेश्वर पटेल की छवि भी अच्छी है, लेकिन चुनाव वो किन्हीं कारणों से अगर हारे हैं तो हो सकता है कि वो सीधी में वापसी करें। लेकिन जिस तरह से दल बदल चल रहा है कांग्रेस के, बड़े संख्या में जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे कार्यकर्ता हो, बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं, ऐसे में मुश्किलें थोड़ा कांग्रेस के लिए बढ़ी हुई हैं। और माना यह भी जा रहा था कि जो संभावित प्रत्याशी उनके होते थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो रहे थे। हाल ही में देखा गया था कि जबलपुर के जो महापौर हैं उनको बीजेपी उतारने वाली थी, कांग्रेस उतारने वाली थी चुनाव लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर, वो बीजेपी में शामिल हो गए। वैसे ही कल भी एक जो बड़े नेता है वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसे में माना जा रहा है जिस तरह से कांग्रेस का कुनबा घट रहा है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेगी। लेकिन जो फिलहाल अभी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं वो अच्छी छवि वाले भी नजर आते हैं, और अच्छा खासा उनका जनता के बीच पैठ भी है। तो ये क्या ये कहा जा सकता है कि इनके चेहरे पर कोई विवाद नहीं था कांग्रेस के बीच में? जो ये 10 सीटों की 29 लोकसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में, 10 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो 10 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए गए थे इसमें कोई विवाद नहीं था, कोई काट-छांट नहीं थी, और इसलिए ये 10 सीटों पर ये उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं? साथ ही साथ एक इंडी गठबंधन भी है, तो क्या यह माना जाए कि यहां पर जो इंडी गठबंधन जो है उनमें भी अगर जो ये कहा जा सकता है कि यहां पर बन चुका है, क्या उस हिसाब से ये टिकट वितरित किए गए हैं? क्या स्थितियां हैं गठबंधन को लेकर भी? जी सत्यम। बिल्कुल, देखिए, इंडी गठबंधन जरूर बना हुआ है, लेकिन इंडी गठबंधन में सिर्फ खजुराहो सीट ही दी गई है। जो समाजवादी पार्टी है उसको एक खजुराहो सीट दी गई है, वहां पर समाजवादी पार्टी का कोई न कोई प्रत्याशी उतारा जाएगा। फिलहाल अभी
वहां खजुराहो से कोई भी घोषणा ना समाजवादी पार्टी ने की है ना कांग्रेस ने की है, लेकिन इंडी गठबंधन के तहत जो खजुराहो सीट है वो समाजवादी पार्टी उतारेगी। बाकी जगह पे जो 28 सीटें हैं उस पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतरेंगे, जिनमें से 10 नामों की घोषणा अब कर दी गई है। और 10 नामों में ये नाम जो घोषित किए गए हैं वो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन से भी समर्थन है उनको, जो समाजवादी पार्टी है जो हर जगह इनका समर्थन करेगी, आम आदमी पार्टी भी हर जगह समर्थन करेगी। लेकिन हालांकि देखिए इंडी गठबंधन अब टूट की कगार पर पहुंच चुका था, लगभग टूट की कगार है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन टूट गया है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो पीडीपी जो वहां भी जो इंडी गठबंधन था वो टूट गया है। तो कई ऐसी पार्टी है जिन्होंने बैकअप ले लिया। बिहार की बात करें तो बीजेपी के साथ जो उन्होंने अपनी सरकार ही बना ली है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि इंडी गठबंधन कहीं से कहीं तक अभी सफल नहीं हो रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने जरूर कांग्रेस के साथ मिलकर जो है इंडी गठबंधन जो समाजवादी पार्टी का है और ये कांग्रेस का है उसके साथ मिलकर खजुराहो को सीट देने की बात कही गई है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है, खजुराहो की सीट पर बीजेपी का दावा है कि बड़े बहुमत और ऐतिहासिक बहुमत के साथ यहाँ जीतेंगे। लेकिन जीतने की राह इतनी आसान नहीं होगी जिस तरह से बीजेपी ले रही, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी का भी अच्छा खासा वोटर माना जाता है और कांग्रेस के भी अच्छे खासे वोटर्स है। तो ऐसे में खजुराहो की सीट जो है वो जाएगी। और बाकी जिन सीटों पर अभी नाम घोषित किए गए हैं, जिसमें से मंडला से ओमकार सिंह मरकाम है वो भी शामिल है, सतना से गणेश सिंह के खिलाफ सिद्धार्थ कुशवाहा उतरेंगे, तो और कमलेश्वर पटेल उतरेंगे सीधी में। तो ऐसे में जो ये प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं पिछली बार मंत्री भी रहे 2018 में जो कांग्रेस की जब सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, और मंत्री रहने के साथ साथ इनके जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय एक्टिव भी थे। हालांकि कमलेश्वर पटेल जो है वो हार गए थे। तो ऐसे कई सीटें हैं जहां पर मात्र जो कांग्रेस की जो सीटें कम आई है, लेकिन कई ऐसे आदिवासी इलाके हैं और धार और जहां राहुल गांधी की यात्रा निकली है उन सीटों पर कम मार्जिन रहा है जीत का बीजेपी का। तो ऐसी सीटों पर लगातार फोकस कर रही बीजेपी। और 11,000 बूथ ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं हार मिली है और उन्हीं पर फिर से कांग्रेस का फोकस है कि 11,000 जो बूथ हैं उन पर कांग्रेस बढ़त बनाए, ऐसे करके लोकसभा चुनाव में जो है उनको बढ़त मिल सकती है। लेकिन जो अभी की कंडीशन है 28 सीटें बीजेपी के पास है, एकमात्र सीट जो है कांग्रेस के पास छिंदवाड़ा की है। अभी फिलहाल तो स्थितियां उसी तरह फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आगे आने वाला समय और जनता की क्रिएटिविटी और जो कांग्रेस किस तरह से अपना डिलीवर कर पाती है, जनता के बीच अपनी संदेश दे पाती है कि अपनी योजनाओं को कैसे पहुंचा पाती है, किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति कैसी योजनाएं वो लागू करना चाहती है, कि बेरोजगार जो युवा है उनको जो वादे किए गए तो वो उनको कैसे डिलीवर करती है जनता के बीच, इस पर भी निर्भर करेगा। बिल्कुल सत्यम, इस पर निर्भर करेगा। हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि जो भी सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं कांग्रेस के, वो छिंदवाड़ा और धार को अगर जो छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जो 10 सीटें हैं उनमें जो टैली किया जाए तो सीधी से कमलेश्वर पटेल को अगर जो माना जाए, छिंदवाड़ा से बीजेपी ने कमलेश्वर पटेल को यहां पर, कांग्रेस ने कमलेश्वर पटेल को यहां पर उतारा है। जबकि अगर जो सीधी की बात करें तो बीजेपी से रीति पाठक हैं। कितनी टक्कर देखने को मिल सकती है? कहा है 8 पर भाजपा के उम्मीदवार इसमें घोषित हो गए हैं। इन 8 में से ये इसमें कोई शक नहीं कि जो उम्मीदवार अभी कांग्रेस ने उतारे हैं एक प्रकार से ये निर्विवाद है और किसी तरह का उनको बहुत सैबोटेज का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। और कांग्रेस का कार्यकर्ता इनके नेतृत्व में एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा। हार होगी कि जीत होगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा। और इसमें से मेरी दृष्टि में करीब 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अच्छी टक्कर दे सकते हैं। परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। जैसे मंडला में ओमकार सिंह मरकाम जो है वो टक्कर अच्छी देंगे, तो सतना में सिद्धार्थ सिंह ये बहुत अच्छी टक्कर दे सकते हैं। इसी तरीके से भिंड में फूल सिंह बरैया अच्छी टक्कर दे सकते हैं। फूल सिंह बरैया पहले बसपा में रहा करते थे, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, और उनका कहीं ना कहीं ये पूरे संभाग में, न केवल भिंड में बल्कि मुरैना, ग्वालियर, ये जो सेवा वर्ग का वोट होता है जिसको
मीडिया की भाषा में दलित वर्ग कहते हैं, तो उस पर उनका विशेषकर जो जाटा बहिर्वार समाज है उस पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो कुल मिलाकर के ये टक्कर अच्छी देंगे। परिणाम क्या होगा, कितने वोट से होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फूल सिंह बरैया अच्छी टक्कर देंगे, मरकाम अच्छी टक्कर देंगे, कमलेश्वर पटेल अच्छी टक्कर देंगे, तो सिद्धार्थ सिंह अच्छी टक्कर देंगे। तो बाकी अब छिंदवाड़ा का तो अब कांग्रेस का उम्मीदवार आ गए हैं, बीजेपी का आएगा तब पता चलेगा कैसी टक्कर होगी। बाकी देवास में भाजपा की जीत की संभावना है, टीकमगढ़ में भाजपा की जीत की संभावना है, बैतूल में भी लगभग ऐसा ही है। तो मतलब कुल मिलाकर के 4 सीटों पर मेरी दृष्टि में टक्कर अच्छी होगी। जी, खरगोन की अगर जो बात करें तो बीजेपी ने गजेंद्र पटेल को उतारा है, खरगोन से पोरलाल खरते को टिकट मिला है। तो यहाँ के समीकरण थोड़ा सा विस्तार से हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कुल मिलाकर के गजेंद्र सिंह जी का वहाँ पर प्रभाव है, और उनके प्रभाव के अलावा अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर संघ का भी कार्य है। तो मैं समझता हूँ खरगोन में भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत भारी रहेगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में पोलिंग का परसेंटेज इस बार मान करके देवेंद्र जी चलिए कि बहुत कुछ हार जीत का अंतर पोलिंग के परसेंटेज पर काम करेगा। कई बार राजनीतिक दल का कार्यकर्ता सोचता है हम तो जीत ही रहे हैं तो मेहनत काहे के लिए करें, तो फिर परिणाम उलट जाता है। जो 2018 में भाजपा के साथ हुआ, उनको लग रहा था कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो भाजपा का जो समर्थक वोटर था वो वोट देने निकले ही नहीं, किसी ने घर से निकाले ही नहीं। तो उस अनुभव को ध्यान में रख करके भाजपा के सारे बड़े नेता निचले स्तर की बैठक कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि भाजपा के कार्यकर्ता में अभी उतना जोश नहीं आ रहा है कि हम आपको पार्टी को जिताए। अगर पोलिंग का परसेंटेज जैसा कि विधानसभा में गया है 75-76 को पार कर जाता है, अगर 70 को भी पार करता है पोलिंग का परसेंटेज, तो मान करके चलिए कि इन सीटों पर जीत अच्छी ज्यादा मार्जिन से जीत होगी। अगर पोलिंग का परसेंटेज 60 के नीचे रह जाएगा तो भाजपा की सीट कम होगी। जी, अगर भाजपा की सीट कम होगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हरदेश किरार जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, हम आपके पास आएंगे। सीट है खरगोन की जहां पर बातचीत हो रही है, पोरलाल खरते को कांग्रेस ने टिकट दिया है और इसी पे बातचीत चल रही है। हम आएंगे अपने संवाददाता कृष्णा शर्मा के पास। कृष्णा, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि खरगोन की जो स्थितियां हैं इस समय, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय रमेश शर्मा जी ने बताया कि गजेंद्र सिंह की यहाँ पर काफी चलती है, एक तरह से कहा जा सकता है। कौन सी और परिस्थितियां यहाँ पर इनके पक्ष में जाती दिखेंगी या फिर पोरलाल खरते के पक्ष में जाती हुई दिख सकती हैं? कृष्णा जी, कृष्णा, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से चुनाव होते हैं अभी मध्य प्रदेश में हुए, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सीनियर, हमारे सर रमेश जी बता रहे थे कि जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है कई बार वो बहुत बड़ा नुकसान उसके कारण उठाना पड़ रहा है। 2018 का चुनाव आपको याद होगा, बीजेपी ने नुकसान उठाया और 2023 में कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता था कि वो 150 से ऊपर सीटें आ रही हैं और बाहर जिस तरह से सभाएं होनी चाहिए थी, कार्यकर्ताओं से बात होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, जिसका परिणाम 163 सीटें जीतकर बीजेपी आई। अब वही हालत देखिए मध्य प्रदेश में, जिस तरह से माहौल एक है कि 29 सीटें जीतकर बीजेपी आएगी। 28 सीटें अभी बीजेपी के पास, एक सीट सिर्फ छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास है। लेकिन देखिए, चुनाव के नतीजे कब बदल जाते हैं और जनता का मन कब बदल जाता है, ये जब चुनाव की हवा चलती है तो जो चुनाव का माहौल होता है उसमें जनता बहती है और कहीं ना कहीं देखिए एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को उठाना पड़ता है, जैसा कि कई चुनावों में देखने को मिला है। तो खरगोन में गजेंद्र को देखिए अच्छे खासे उम्मीदवार हैं और अच्छे खासे प्रत्याशी हैं, अच्छी पैठ है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि चुनाव का माहौल एकदम से उलट देता है। तो इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। दूसरी तरफ
पोरवाल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस देखिए खोने के लिए कुछ नहीं है। अब कांग्रेस को पाना है। 29 में से यदि जिस तरह से कांग्रेस का दावा है 10 सीटें भी मध्य प्रदेश में जीतती है तो प्लस में जाएगी। तो इसलिए कांग्रेस के पास इस बार खोने के लिए नहीं है, सिर्फ पाने के लिए है। इसलिए कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी आएंगे वो अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, जो भी प्रत्याशी आएंगे पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हृदयेश किरार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हृदयेश किरार जी, खरगोन सीट की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। खरगोन सीट का पूरा गणित एक तरह से रमेश शर्मा जी ने हम लोगों को समझा दिया। यहाँ पर आपको गजेंद्र पटेल से, आपके प्रत्याशी को जो पोरलाल खरते हैं, इनको सामना करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चुनौती गजेंद्र पटेल जी ही हैं। कैसे सामना होगा इनका? क्या रणनीति बना करके, क्या सोच करके इनके खिलाफ कांग्रेस ने पोरलाल जी को उतारा है? किरार साहब, सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जो इस टाइम हमारे प्रत्याशी दिए गए हैं वो एक कैपेबल और बहुत संघर्षशील प्रत्याशी है, जो इस लोकसभा के अंदर हम अप्रत्याशित निर्णय आएगा। जो हमारी एक लोकसभा सीट थी उसमें हम डबल उसे अंकों में पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छा है ना निर्णय हमारे CWC की कमेटी ने लिया है। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है वो उसके बिल्कुल उल्टा उनका आएगा और कांग्रेस पार्टी अच्छे मतों से जीतेगी। क्योंकि राहुल जी का जो कहना है कि साफ साफ है कि हर मुकाम पे। जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। जी जी, तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पूरे ताकत से और अपने ना संगठन के रूप से लड़ेंगे और हम निश्चित ही 2 अंकों में पहुंच रहे हैं। नहीं, हर जो प्रत्याशी होता है, अगर जो चुनाव मैदान में उतरा है तो वास्तव में चुनाव मैदान में उतरने के बाद वो अपना पूरा दमखम लगा देता है। अब लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और लगातार लोग जाकर के बीजेपी में मिल जा रहे हैं कांग्रेस के, उससे कुछ जो जनता में नेगेटिव मैसेज तो गया हुआ है। तो क्या इसका प्रभाव नहीं होगा यहाँ पर या अन्य सीटों पर? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, आप लोग जो जा रहे हैं, जो लोग वो चुके हुए लोग हैं जिनमें अपने कांग्रेस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया, मान सम्मान इज्जत और सब दी है, लेकिन उन्हें ऐसे समय पे जा रहे हैं जो इनकी उम्र जो समय पे अब घर बैठने की है वो भारतीय जनता पार्टी में जाके क्या करेंगे और कांग्रेस पार्टी में वो चूक गए हैं। तो इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा ही है, क्योंकि ऐसे लोगों का होना नहीं होना बराबर है। क्योंकि जो अपने क्षेत्रों में जाके जो अपनी पार्टी की मात्र पार्टी में रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्या होंगे, आमजन समझ चुका है कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सिर्फ गर्द में डाला था तो ये भाई आके भारतीय जनता पार्टी में भी गंदगी फैलाएंगे। तो इसलिए कोई कांग्रेस पार्टी कांग्रेस उत्साह के साथ लड़ेगी और ऐसे लोगों को जवाब देगी कि तुम्हारा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जवाब देना ही चाहिए। हम अब रुख करेंगे। जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन जी आ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में मंजरी जैन जी। जी नमस्कार। खरगोन पे बातचीत हो रही थी तो खरगोन पे हृदयेश किरार जी का कहना है कि बड़े ही जबरदस्त मुकाबले देखे जाएंगे और इस बार समीकरण सारे बदले से नजर आएंगे। हालांकि हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय रमेश शर्मा जी का कहना है कि यहाँ पर गजेंद्र सिंह जी भारी पड़ रहे हैं, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी भारी पड़ सकते हैं, इनका दबदबा है। लेकिन सारी तस्वीर उलटने की बात कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बड़े ही संगठित होकर और हम विकास को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जो हमने विकास किया है, जो मोदी जी की गारंटी है, जो मोदी जी ने जिस तरह से देश को मजबूत करने का काम किया, जनता देख रही है। हमने हमारे देश को तो विकसित करने का काम किया ही, विकास के हमने नए आयाम जोड़े, उसके साथ अपनी संस्कृति को भी संरक्षित करने का काम किया है। गरीब के सामाजिक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनके उत्थान के लिए कई योजनाएं हैं जिनका वो लाभ ले रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि जनता का विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट है। और कांग्रेस तो अब ऐसा हो गया है कि वो डूबता हुआ जहाज है, लोग उसमें से कूद कूद कर भाग रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आने वाले समय में आपको देखने मिलेगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से आज छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अगर
भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ता है तो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक जीत हम हर सीट पर अर्जित करेंगे। हम हर बूथ पर 370 जो है वोट बढ़ाने का हमारा काम चल ही रहा है और 10% भी वोटिंग परसेंट हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो मार्गदर्शन है उस मार्गदर्शन में काम कर रहा है और आगे आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम दूसरी लोकसभा सीट जहां से बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, भिंड लोकसभा सीट की बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस ने आज जो है फूल सिंह बरैया को चुनाव मैदान में उतारा है। यहां से संध्या राय चुनाव मैदान में है। हम अपने संवाददाता सत्यम शर्मा के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इस समय के वहां पर जो समीकरण हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण क्या कहते हैं और कौन सा वर्ग किस तरफ मुखातिब होता हुआ देखा गया है, और इससे पहले जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें किधर मुखातिब हुआ था। जी सत्यम। बिल्कुल, देखिए भिंड की बात करें तो भिंड में फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने उतारा है। फूल सिंह बरैया ने दावा विधानसभा में किया था कि अगर नई जीत हासिल होगी तो वो अपने मुंह पर जो काली पोतेंगे, और उन्होंने अपना वादा निभाया भी। फूल सिंह बरैया की छवि अभी भी फिलहाल उनके भिंड क्षेत्र में अच्छी है, और जो संध्या राय, उनकी भी छवि, दोनों की छवि अच्छी है। पिछली बार देखा जाए तो बीजेपी की जीत इसमें जरूर हुई थी, लेकिन उस समय जो समीकरण थे वो अलग थे और इस समय के समीकरण अलग हैं। फूल सिंह बरैया अभी भी विधायक हैं और वो लगातार एक्टिव भी है, कांग्रेस के लिए काम भी कर रहे हैं। तो इस तरह से माना जा रहा है कि अच्छी टक्कर होने वाली है। लेकिन दिक्कत सिर्फ यहाँ यह रहती है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार टूटते जा रहे हैं और टूट करके कहीं न कहीं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भिंड और ये जो ग्वालियर चंबल का इलाका है, यहाँ से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आज देखिए राजगढ़ के जो कार्यकर्ता थे, सारंगपुर के, बड़ी संख्या में 500 से अधिक कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। तो मुश्किल ये है कि जो बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो अभी कांग्रेस में टिक नहीं पा रहे हैं। हालांकि प्रत्याशी जो कांग्रेस ने इस बार उतारे हैं, चाहे फूल सिंह बरैया की बात करें, वो भी भिंड से अच्छे प्रत्याशी माने जाते हैं, टक्कर देने में सक्षम भी है। और देखिए भिंड में उनका नाम भी है और जो नेता है वो अपनी बातों पर अटल रहते हैं, जैसा उन्होंने अभी दिखाया था जब उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद मैं ऐसा करूंगा। तो ये लगातार टक्कर भी दे सकते हैं। जातिगत समीकरण देखा जाए तो वहां पर जो आदिवासी वोटर है, जो ओबीसी वोटर है, वो बड़ी संख्या में रहते हैं, उन्हें वही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और फूल सिंह बरैया की तरफ अगर कांग्रेस ने रुख किया है तो एक बेहतर कदम है, क्योंकि फूल सिंह बरैया की पकड़ उन आदिवासी वोटर्स और जो SC/ST वोटर्स होते हैं, जो दलित वोटर्स होते हैं, उनमें भी अच्छी पकड़ है। और इसके साथ साथ ही वो लगातार ग्राउंड लेवल पे भी काम करते आए। तो फूल सिंह बरैया को उतारना कांग्रेस का अच्छा डिसीजन माना जा सकता है। लेकिन भिंड की बात करें तो भिंड में जो संगठन है, जो बीजेपी का संगठन है, स्ट्रेटजी के तहत काम करता है। और बीजेपी ने जिस तरह से टारगेट किया है कि जहां भी जिन बूथों पर वोट प्रतिशत कम आया हो उनका, वहां पर बढ़ाने की स्ट्रेटजी की है और गांव जाकर लगातार मिल रहे हैं। और पहले से ही ये स्ट्रेटजी कंप्लीट कर ली गई है कि गांव जाकर लोगों से वो मुलाकात कर चुके हैं। अब कांग्रेस स्ट्रेटजी बनाएगी कि उनको भिंड से चुनाव लड़ना है, जीतना है, मुलाकात करनी है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इन सब बातों में अभी पीछे है। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि अगर टिकट जल्दी घोषित होंगे तो कहीं न कहीं प्रत्याशी को अपनी बात जनता तक ले जाने में सहमति है, जो सहूलियत है वो मिलेगी और जल्दी से जितना कम से कम समय में वो अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएंगे। अपनी कांग्रेस की योजनाओं को, आने वाले संकल्प पत्र, जो वचन पत्र होगा, उसमें जो भी वादे करेंगे, चाहे महिला के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए, जिसकी वजह से 2018 में कांग्रेस चुनाव जीती थी। जी, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी मौजूद है। बात भिंड लोकसभा सीट की हो रही है और फूल सिंह बरैया को, जैसे कि अभी हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा ने कहा कि फूल सिंह बरैया की जो पकड़ है आदिवासी क्षेत्रों में है और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। संध्या राय, अगर जो बीजेपी को देखा जाए तो इसका संगठन बहुत ज्यादा यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको कि कितनी टक्कर दे पाने में सक्षम हो पाएंगे संध्या राय को या संध्या राय फूल सिंह बरैया को भिंड से? जी रमेश शर्मा जी। जी, क्षेत्र के SC वोटों पर उनका बहुत जबरदस्त प्रभाव है। जी,
और मान करके चलिए कि उस क्षेत्र की जो रिजर्व सीट है और उस क्षेत्र के जो एससी वोट है वो ज्यादातर फूल सिंह बरैया जी को ही जाएंगे, इतना तय है। परिणाम चाहे जो भी हो, एसटी का जो वोट है उसकी मेजॉरिटी तो जाएगी बरैया की तरफ, लेकिन वो डिवाइड भी होगा। उसमें से बड़ी संख्या में कुछ वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ, भाजपा की तरफ भी जाएगा। ओबीसी का वोट संध्या राय को, ज्यादातर ओबीसी का वोट संध्या राय को जाएगा। इसी तरीके से जो अपर क्लास का वोट है वो भी संध्या राय को कहीं ना कहीं जाएगा। वोट की दृष्टि से अगर हम वर्ग की और जाति के आधार पर बात करें तो उसमें से भाजपा हमको एक कदम आगे दिखती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि भिंड में भी इस समय भाजपा संगठन के बहुत निचले स्तर पर कहीं ना कहीं जो खेमे जैसी है, एक भाजपा संगठन का कार्यकर्ता है और दूसरा वो है जो कांग्रेस से बराबर आया हुआ है। यदि भाजपा संगठन के ने अपने कार्यकर्ताओं को ताकत के साथ लगा दिया और पोलिंग का परसेंटेज अगर ठीक हो गया तो संध्या राय बहुत आसानी से वहां पर जीत सकती है। पोलिंग का परसेंटेज गिरेगा क्योंकि भिंड का और मुरैना में दो एक साइकोलॉजी है यहाँ पर कि ये जो एससी वर्ग होता है, ये एससी वर्ग भिंड में भी और मुरैना में भी ताकत के साथ वोट करता है। वो किसको वोट करेगा ये एक अलग बात हो गई, लेकिन उसका वोटिंग का परसेंटेज अपेक्षाकृत अधिक होता है। ओबीसी का परसेंटेज वहां पर कई बार घट जाता है। ओबीसी के लिए राजनीतिक दलों को मेहनत करना होती है। तो इस समय जो माहौल बन रहा है, कुछ भी हो, ओबीसी का वोट का झुकाव भाजपा की तरफ है। अगर कार्यकर्ता ने ओबीसी को अच्छे से कर लिया तो भाजपा आसानी से जीत जाएगी, लेकिन टक्कर जोरदार होगी। वोट का हार जीत का अंतर ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा चुनाव टक्कर का होगा। देवेंद्र जी जैसे विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम में जमीन आसमान का अंतर रहा कांग्रेस और भाजपा में, लेकिन टक्कर पूरे चुनाव में बहुत जोरदार रही। ऐसी यहाँ पर जोरदार टक्कर होगी भिंड में। जी, भिंड में जोरदार टक्कर के आसार हैं। हरदेश किरार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं हरदेश किरार जी। हालांकि फूल सिंह बरैया की पकड़ बताई जा रही है अच्छी है, लेकिन एक चीज यहाँ पर माइनस पॉइंट ये जा रहा है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं बीजेपी की तरफ गए हैं तो यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी किरार साहब, किरार साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी। फूल सिंह बरैया है ना, सोशल इंजीनियरिंग में अच्छी तरह काम करते हैं। उन्होंने उस क्षेत्र में काफी काम किया और जिस तरह से विधानसभा उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में निकाली है तो निश्चित ही वो लोकसभा भी वहाँ निकालेंगे, क्योंकि ये ना भारतीय जनता पार्टी के जो वर्किंग है वो धीरे धीरे ना उसकी तरफ जा रही है। किसान बहुत परेशान है। जैसे अभी है ना हमारी बहन ने कहा कि मोदी की गारंटी आप देख लीजिए, किसानों को 2700 रुपए देना था, 2400 रुपए मिल रहे हैं। ये उनकी गारंटी का पर्चा, उनकी पोल और ढोल दोनों खुल गई है। और जिस ढंग से वो पहले गांधी परिवार की बोलते थे, मोदी परिवार की ओर बोल रहे, तो ये जा कहा रहे हैं। ये तो कांग्रेस के जो ये उन्हीं की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और कांग्रेस का जो लोग हैं जिस ढंग से काम कर रहे हैं और जो, लेकिन एक चीज देखा जा रहा है ना कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने ये बातें बताई हैं कि ओबीसी वर्ग, ओबीसी वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी होती है, क्या कांग्रेस के लोगों को नहीं किरार साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। किरार साहब, यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय रमेश शर्मा जी ने बताया है कि यहाँ पर ओबीसी जो है वो बीजेपी की तरफ रुख करता है और ओबीसी ही यहाँ पर जिताऊ हो सकता है, एक तरह से माना जा सकता है। तो वो भी इसी में बैठ हमारे वरिष्ठ पत्रकार का सोचना हो सकता है, लेकिन इस ढंग से जो अभी चेंज हुआ है समितियों, किसान और ना ओबीसी वर्ग, किसान ज्यादातर किसान है ओबीसी वर्ग, वो जानता है कि उनको एमएसपी का पैसा नहीं मिल रहा है, 2700 की बात करके 2400 दे रहे हैं। तो किसान और ना ओबीसी अच्छी तरह जानता है कि किसको वोट देना है, किसको वक्त बदलाव का है। जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपोगंडा कर रही है, जिस ढंग से बात कर रही है और जिस ढंग से जो अपने यहाँ लोगों को बुलाने की जो बात करेंगे, वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी है, वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी होती तो जरूरत क्या है आपको? कांग्रेस के लोगों को लेकर विधायक कांग्रेस का टिकट दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये मुद्दे लेकर के जाएंगे और ये समीकरण धराशायी करेंगे। हम मंजरी जैन जी के पास आना चाहेंगे, जी बीजेपी प्रवक्ता है। मंजरी जैन जी, सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर अगर जो फूल सिंह बरैया की बात की जाए तो यहाँ पर एससी वोटर और आदिवासी यानी कि एसटी वोटर्स में इनकी काफी पैठ बताई जा रही है। टक्कर तो मुकाबले क्या हो सकता है? मंजरी जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मंजरी जी आप मुझे सुन पा रही हैं?
तो चलिए, मंजरी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम अगले लोकसभा सीट की तरफ रुख करेंगे। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को यहां पर कांग्रेस ने टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने गणेश सिंह को उतारा है। तो सबसे पहले हम तुलनात्मक रूप से जानना चाहेंगे दोनों प्रत्याशियों के बारे में अपने संवाददाता सत्यम शर्मा से। जी बिल्कुल, देखिए सतना की सीट भी जोरदार टक्कर की रहने वाली है, चूंकि जो गणेश सिंह है वो विधानसभा में चुनाव में उतरे थे और सिद्धार्थ कुशवाहा के खिलाफ ही सतना से जो है वो चुनाव में उतरे थे और हार भी गए वोटों से। तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि जो सिद्धार्थ कुशवाहा है, इसलिए उनको फिर से लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी है कांग्रेस ने बनाया है। और गणेश सिंह की जो स्थिति है वो आप देखिए, क्रमशः अगर स्थिति देखेंगे हर बार लोकसभा चुनाव की, तो पहले लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक वोट से जीते थे, दूसरे लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं गणेश सिंह की स्थिति ठीक ठाक नहीं थी। हालांकि मोदी फैक्टर के चलते और मोदी की जो लहर थी उसके चलते गणेश सिंह का भी नाम निकल गया था। पिछली बार की भी बात करें तो ज्यादा मार्जिन से गणेश सिंह जीते नहीं थे, लेकिन इस एक बार तो गणेश सिंह की ये भी माने तो जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तब भी उनका ये माना जा रहा था कि बहुत कम वोट से जीते थे। सिद्धार्थ कुशवाहा को कहीं ना कहीं बीजेपी जो समर्थन है वो अपर कास्ट का भी मिलेगा और जो SC/ST वोटर है, आदिवासी वोटर है, उनका भी समर्थन सिद्धार्थ कुशवाहा को मिलेगा। जो गणेश सिंह है वो OBC नेता है और OBC वर्ग से आते हैं। उन्होंने जो क्षेत्रीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनसे बड़ी बुरी तरह से नाराज है और उसी नाराजगी का खामियाजा विधानसभा चुनाव में गणेश सिंह उठा चुके हैं। लेकिन फिर से माना जा रहा था कि गणेश सिंह का टिकट लोकसभा में बीजेपी काट सकती है, लेकिन बीजेपी ने वापस से भरोसा जताया गणेश सिंह पर। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ कुशवाहा जो है तो अपर जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी लगभग सिद्धार्थ कुशवाहा को सपोर्ट कर देती हैं, क्योंकि यहाँ माना ऐसा जाता है कि गणेश सिंह जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी रहवासियों की माने तो गणेश सिंह जातिवाद को लेकर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जिसको लेकर के उनका जो निगेटिव है वो समाज में जा रहा है। और निगेटिविटी के बढ़ते कहीं ना कहीं अपर कास्ट और जो लोअर कास्ट जो SC/ST और दलित वोटर है वो कांग्रेस की तरफ झुकाव है। और कांग्रेस की तरफ झुकाव होने के कारण सिद्धार्थ कुशवाहा विधानसभा चुनाव में भी जीते थे। और माना ये अब ये जा रहा है कि अगर संगठन और RSS ने प्रयास नहीं किया तो सतना से गणेश सिंह चुनाव हार भी सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सिद्धार्थ कुशवाहा जो है वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा ने ऐसा पहले भी किया है विधानसभा चुनाव में उनको हरा करके, जबकि सिद्धार्थ कुशवाहा को माना जा रहा था कि उनके जो केसेस चल रहे हैं, जो अनफेंड उन पे आरोप लगाए गए हैं, आरोप कई बार ट्रेन में भी छेड़खानी की महिलाओं ने आरोप, उसके बाद भी उनकी जीत हुई थी। और जीत ही बताती है कि कहीं न कहीं गणेश सिंह जो प्रत्याशी है उनकी छवि इतनी बेहतर नहीं है जिस तरह से। चलिए, हम आपको रोकना चाहेंगे, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ गरिमा दसोनी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं उत्तराखंड से, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। टिहरी से जीत सिंह हैं, गढ़वाल से प्रदीप टम्पटा और अल्मोड़ा से केतन जी हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी ने भी अल्मोड़ा और टिहरी से अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो अल्मोड़ा से अजय टम्पटा को यहाँ पर बीजेपी ने टिकट दिया है, और अगर जो अल्मोड़ा से देखा जाए तो केतन जी को जो है कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। कितना मजबूत पाती हैं कांग्रेस प्रत्याशी को? मैं पहले तो आपको करेक्ट कर दूं, अल्मोड़ा से कांग्रेस पार्टी ने प्रदीप टम्पटा जी को उतारा है, टिहरी लोकसभा से ज्योति सिंह घुनचोला को उतारा है और पौड़ी लोकसभा से गणेश गोदियाल जी को उतारा है। तो केतन तो हमारे वहाँ कोई नेता है नहीं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी प्रचंड है और भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में टिकट का वितरण कर दिया। रानी साहिबा से इस समय टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जो जनता है वो खासी परेशान है। साल दर साल पिछले 3 बार से वो उनकी सांसद हैं, लेकिन केवल कुछ एक मौकों पर वो सार्वजनिक रूप से दिखाई पड़ती है, या तो PM को बुके देते हुए या CM को या DM को। बाकी वो दिखाई नहीं पड़ती कहीं भी। अपने लोकसभा सीट में वो कभी जाती नहीं। तो रानी साहिबा का अपना जो एटीट्यूड है और टिहरी संसदीय क्षेत्र के लोगों की जो पीड़ा है, जो वहाँ की दुर्दशा है अस्पताल की,
जो प्रसव हुए महिलाएं खत्म हो जा रही हैं, वो सारी बातें हैं। और इस वक्त जनता नेतृत्व परिवर्तन चाह रही है। वैसे ही हाल अल्मोड़ा लोकसभा सीट का है। अजय टम्टा का टिकट कट रहा था, ये दुनिया को पता था। क्या इन्होंने जो जनता लगाया कि उनको रिपीट कर दिया। अजय भट्ट जो है कभी जनता के साथ खड़े नहीं दिखे। नैनीताल से, पौड़ी से तीरथ सिंह रावत जो इनका सांसद है, उसका टिकट कट रहा है। अभी पौड़ी एक अभी के व्यक्ति हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके गोदयाल जी, एक अपना दबदबा है उस क्षेत्र में उनका। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, अगर तीरथ रावत अच्छे सांसद साबित नहीं हुए और आप उनका टिकट काटकर त्रिवेंद्र को दे रहे हैं, तो जनता को क्यों उन्हें झेलने के लिए छोड़ दिया? आप हर बार यही करते हैं, मुख्यमंत्री कपड़ों की तरह बदलते हैं। 4 साल त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री रहे, आपने किसी कारण से उनको हटा दिया। नेतृत्व क्षमता नहीं थी या प्रशासनिक क्षमता नहीं थी, आपने उनको मुख्यमंत्री पद से बेदखल कर दिया। आप तीरथ रावत को ले आए, तीरथ को हटा दिया, धामी को ले आए। तो ये प्रयोगशाला उत्तराखंड को कब तक बनाएगी भारतीय जनता पार्टी? और जब त्रिवेंद्र रावत अच्छे मुख्यमंत्री साबित नहीं हुए, तो आज पौड़ी लोकसभा से उनके सीट की बात चल रही है, तो वो अच्छे सांसद कैसे साबित होंगे? और निश्चित रूप से आज जिस तरह से उत्तराखंड में पूरे हमारे खेत बियाबान हो गए मुफ्त के राशन की वजह से, जंगली जानवरों के आतंक की वजह से, अग्निवीर योजना से जो हमारे युवा प्रताड़ित और बहुत ही शुभ महसूस कर रहे हैं। अंकिता हत्याकांड एक बड़ा फैक्टर रहेगा, भर्ती घोटाले एक बड़े फैक्टर रहेंगे, जोशीमठ भूदशा, सिलक्यारा टनल हादसा, ये सब बड़े फैक्टर होंगे। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री की सभाओं से जो नारी वंदन, सशक्तिकरण कार्यक्रम, पता नहीं क्या क्या हर जिले में कर रहे हैं। खाली कुर्सियों को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि नारियों को पता है कि ना हमारे बच्चों को रोजगार दिया, ना हमारे मवेशियों के लिए कुछ किया, और जंगली जानवरों के आतंक से छुटकारा दिलाने को कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी आकंठ डूबी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये धर्म की अफीम खिला खिलाकर कब तक वोट लेंगे? कब तक भगवान राम की आड़ लेंगे और कब तक सेना की आड़ लेंगे? कब तक धर्म की आड़ लेंगे ये लोग? इन्हें रिपोर्ट कार्ड तो अपना देना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस बेस पे होना चाहिए चुनाव। उत्तराखंड की जनता से आपके चैनल को माध्यम बनाकर मैं आह्वान करना चाहती हूँ, दोनों हाथ जोड़कर, कि अगर उत्तराखंड का भला चाहते हैं तो दल बदलुओं को बिल्कुल दरकिनार करें, किसी कीमत पर उनको एक्सेप्ट न करें, क्योंकि दल बदल आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दल बदल हो रहा है। कहीं से ऑक्सीजन विपक्ष को ना मिल जाए, ये पूरी कोशिश मोदी की है। ऐसे में इस देश का ही नहीं प्रदेश का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। और आज किसानों की राहत जो वो पैसा है राहत का, उसको भी मंत्री नहीं छोड़ रहे, डकार भी नहीं ले रहे। तो इनका हर विभाग जो मुख्यमंत्री अपना मंत्रिमंडल आज तक घोषित न कर पाया हो, 4 मंत्रिमंडल के पद आज 2 साल के मुख्यमंत्री काल के बाद भी धामी ने खाली रखा है। तो जो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, जो 6-7 मंत्रियों को लेकर चल रहे हैं, और वो 6-7 मंत्री सारे के सारे भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं, तो ऐसे में जनता भी देख रही है। सबसे बड़ा फैक्टर होगा बेरोजगारी। यहाँ पर बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरता है, उन पर लाठियां बांधी जाती है। और अंकिता भंडारी की तरह यहाँ एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में नंबर 1 बन गया है। 907 बलात्कार हुए हैं बीते वर्ष और 778 महिलाओं के अपहरण। तो हम तो कहीं बिहार और यूपी को छोड़ रहे हैं पीछे अपराध में। तो जब सुरक्षित ही नहीं फील कर रही है जनता, तो सशक्त कहाँ से फील करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। आइए हम सीएम मोहन यादव, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का क्या कुछ कहना है, ये सुनवाते हैं। कांग्रेस के कोई भी बड़े नाम अभी इस पहली लिस्ट में नहीं आए। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगा करके सारे नेताओं के नाम हैं। हम सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए आने वाला समय बहुत खराब है। इनके बड़े नेता मैदान पहले से ही छोड़ रहे हैं और उसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये थे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, जो कि इन्होंने कहा है कि इस लिस्ट में कहीं भी कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम नहीं आया है, जबकि बीजेपी की पहली ही लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह के नाम आ चुके हैं। रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, क्या कहेंगे कांग्रेस की लिस्ट को देख करके, दूसरी लिस्ट को देख करके, जल्दी से।
एक छोटी सी टिप्पणी आपसे। जी रमेश शर्मा जी। चलिए रमेश शर्मा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो अब इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि आज कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी और इस दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम थे, जहां पर अगर जो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और साथ ही साथ अगर जो उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर 3 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कौन कितने पानी में है ये हमने आपको बताया कि कहां किसकी कितनी टक्कर हो सकती है, कहां किसको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, हमने आपको बताया। फिलहाल अब इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।